मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से। तो आज इस कार्यक्रम की नरेंद्र शर्मा मेमोरियल लेक्चर की तीसरी सीरीज में आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी से बलिया कि वो आए और सबका स्वागत करें। अशोक जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आज ये नरेंद्र शर्मा मेमोरियल का तीसरा वर्चुअल मीटिंग है, या यूँ कहिए कि यह प्रयास यूपी बार का बहुत सार्थक है, क्योंकि इस कोरोना पीरियड में सभी लोग बंद पड़े हुए थे। आज इस वर्चुअल मीटिंग में आए हुए शामिल हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और इसके प्रयास के लिए श्री विक्रम चावला, अरविंद सिंघल, डीके गांधी, हमारे अध्यक्ष अरविंद गुप्ता एवं सचिव सौरभ सिंह गहलोत को बधाई देता हूं कि इतना प्रयास करके यह वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया है। आज हमारे इस मीटिंग के लिए जो प्रयास किया गया है कि नए अधिवक्ताओं को बोलने का या अपने विचार रखने का, कानून के संबंध में ज्ञान वर्धन करने के लिए उन्हें बुलाया जाए या उनसे कहा जाए कि वो इस बात को रखें। उसी क्रम में आज वर्णिका निगम जी जो मुजफ्फरनगर की अधिवक्ता हैं और पीयूष कमल जी जो हमारे अध्यक्ष अरविंद जी के सुपुत्र हैं, वो इस वर्चुअल मीटिंग में इस विषय पर हाउ टू हैंडल सक्सेशन विषय पर अपना विचार रखेंगे। मैं सभी का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई देता हूं कि वो अच्छे ढंग से अपने विचार रखें। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, आपने सबका स्वागत किया। और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ साथी अरुण मिश्रा जी लखनऊ से कि वो आए, टॉपिक का आगाज करें और दोनों स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस और वेलकम करें। अरुण मिश्रा जी प्लीज। साहब, इस श्रृंखला में हमारे दो नौजवान अधिवक्ता हैं, पीयूष कमल और वर्णिका निगम। दोनों नौजवान और नए नए बच्चे हैं और हम लोग इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं पीयूष कमल जी का वो देना चाहता हूँ। पीयूष कमल जी डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ इन्होंने बीकॉम BHU से किया है और LLB इन्होंने BPSP यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है और अभी ये LLM इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है और साथ साथ टैक्सेशन प्रैक्टिस में पिछले 8 सालों से हैं। दूसरे और इनका विषय रहेगा हाउ टू हैंडल सक्सेशन मेजर्स इन टैक्स लॉ। इसके साथ वर्णिका निगम अग्रवाल गाजियाबाद की हैं, लेकिन उनका विवाह मुजफ्फरनगर में हुआ है और इनके हस्बैंड बिजनेस में हैं और ये प्रैक्टिस कर रही हैं। CBSE से इंटर इन्होंने 2009 में किया था और बैचलर इन सोशल एंड लीगल स्पोर्ट्स पुणे यूनिवर्सिटी से किया, फर्गूसन लॉ कॉलेज से 2014 में। LLB भी वहीं से इन्होंने किया है और इसके साथ साथ डिप्लोमा इन साइबर उसमें किया है एशियन स्कूल ऑफ साइबर 2011 में। LLM 15-16 में इन्होंने पास आउट किया और इन दोनों के प्रेजेंटेशन से मुझे समझ में आता है कि आपको किस तरह से पर क्लोज हो जाने के बाद, किसी की डेथ हो जाने के बाद आगे किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा, इसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह आप बता सकते हैं। थैंक यू अरुण जी।
आपने दोनों स्पीकर्स का शॉर्ट और अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया। और आज का कार्यक्रम जो है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, सक्सेशन के ऊपर है, और सक्सेशन का इम्पैक्ट जो हमारा टैक्स लॉज है उसके ऊपर ही हमारा कार्यक्रम का फोकस रहेगा आज के लिए। तो ये हमने टॉपिक क्यों चूज किया और सक्सेशन के लिए एज लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, एज लॉयर हमें क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीयूष कंवल जी से कि वो आए और अपना टॉपिक स्टार्ट करें। पीयूष कंवल प्लीज। श्री नरेंद्र शर्मा स्मृति व्याख्यान के इस तृतीय लेक्चर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं यूपी टैक्स बार के सभी पदाधिकारियों और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस प्रतिकूल समय में भी इतने सकारात्मक कार्य के लिए सबको आपने उद्वेलित किया। हम सभी बैठे हुए हैं और अभी मैंने बात करते हुए सुना कि बड़ा अच्छा लगा, सब मिल रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे प्रयास के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कंप्यूटर सिस्टम से जो 4 दशकों से मैनुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, अब कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से ऑनलाइन ऐसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं श्री विक्रम चावला अंकल जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे यूपी टैक्स बार को इस प्रकार जोड़ा है कि इस विपरीत परिस्थिति में हम एक दूसरे को आमने सामने बैठे हुए हैं। आइए मैं अपने विषय की शुरुआत करता हूँ। सक्सेशन और टैक्स दो अलग अलग टॉपिक है। कैसे दोनों में एक दूसरे से कहाँ जुड़ रहे हैं, ये कोविड जब से आया है और उसके प्रभाव में हम ये देख रहे हैं कि काफी डेथ हुई। कई सारे बिजनेस यूनिट हैं जिसके ओनर हैं वो आज नहीं है, उनके अगले सक्सेसर हैं, कैसे उनको इस बिजनेस में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना है। वैसे तो ये प्रोविजन अगर हम आप देखें तो जो सक्सेशन का प्रोविजन है आजादी से पूर्व हमारे इस लीगल सिस्टम में था। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये प्रोविजन था, लेकिन आज उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो सामाजिक कुरीतियों से और जो समाज में समस्याएं थी सक्सेशन को लेके, महिलाओं को अधिकार नहीं था, विधवाओं को अधिकार नहीं था, लड़कियों को अधिकार नहीं था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक प्रोविजन निकाला, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में मूल रूप से जहां वसीयत नहीं होती थी वहां पर यह प्रोविजन किया गया इस बिल में कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए उनके पिता की संपत्ति में। ये केवल विषय टैक्स का नहीं है, पूरे सामाजिक संरचना में अधिकार उत्तराधिकार कैसे आगे बढ़ रहे हैं। टैक्स तो बहुत छोटा विषय है इस विषय के आगे, कैसे ये उत्तराधिकार आगे बढ़ रहे हैं इसके थोड़े से इतिहास पर मैं आपको बताना चाहूंगा। कैसे ये आजादी के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कैसे ये इनैक्ट किया गया और इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए। 1951 में संसद में जब ये हिंदू कोड बिल लाया गया तो पूरे भारत पर इसका बड़ा विरोध किया गया, क्योंकि जो हिंदूवादी कांग्रेसी थे उस समय संसद में, उनका ये मानना था कि ये हिंदू धर्म के पुराने रीति रिवाजों को बदल देगा, हिंदू धर्म में ये हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे धर्म शास्त्रों में जो प्रावधान किए गए हैं उसको ये हटा देगा। ये संसद के अंदर की बहस थी, लेकिन इसका प्रभाव संसद के बाहर भी था। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद उस समय एक थी, इसके बड़े प्रसिद्ध नाम है करपात्री जी महाराज, स्वामी हरिहरानंद उनका नाम था। उन्होंने संसद के बाहर इसका विरोध किया। आरएसएस जैसे संगठन ने भी इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया। पीछे ये तर्क इनके ये था कि पूरे भारत में केवल हिंदू नहीं है, एक यूनिफाइड कोड होना चाहिए, एक समान नागरिक आचार संहिता होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अंबेडकर जी जिस समस्या से प्रभावित थे, समाज का जो उनका जो दर्शन था वो यही था कि समाज में बड़ी इनइक्वालिटी है, कैसे इसको दूर किया जाए। कुल मिलाकर ये बिल पास नहीं हो पाया
और अंबेडकर जी कहीं अपने एक वक्तव्य में बात उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण से ज्यादा मेरी दिलचस्पी हिंदू कोड बिल को पास कराने में है। इसके नाते उन्होंने अपने विधि मंत्री थे वो उस समय, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आमतौर पे ये देखा जाता है समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो कस्टम हैं, उनको जब सामाजिक मान्यता मिलने लगती है, उस मान्यता के आधार पे ही हमारी संसद एक विधि बनाती है जिसको समान रूप से पूरे भारत में लागू किया जाता है, कुछ अपवादों के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले इलेक्शन के बाद जब सदन बैठी तो उन्होंने 4 हिंदू कोड बिल से ही निकले हुए 4 एक्ट पारित कराए। इसमें मुख्य था हिंदू विवाह अधिनियम, सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड तीसरा माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। जो बेसिकली कहा जाए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो शरीयत ला होता है उसी प्रकार से हिंदू पर्सनल ला था ये एक तरीके से। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात मैं यहाँ करूंगा, बाकी 3 एक्ट की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। इसमें मूल रूप से सक्सेशन एक्ट में महिलाओं के प्रति समाज में जो पिछड़े हुए लोग थे, जो दबे हुए लोग थे, उनके लिए इसमें प्रोविजन किया गया। मूल रूप से आप देख रहे होंगे चर्चा में है अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। देखा जाएगा सेक्शन 6 है इसमें, जो कहता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द को पार्टनर प्रॉपर्टी। इसमें अगर देखा जाए इसका डेवलपमेंट 1956 से लेके 2005 तक एक तरीके से इसका प्रयोग कस्टमरी लॉ की तरह ही किया गया। सर्वाइवरशिप रूल था, इसमें भी पुरुषों को अधिकार था, महिलाओं को अधिकार नहीं था। इसमें 2005 में अमेंडमेंट होता है। उस अमेंडमेंट में ये बात सामने आती है कि इसमें महिलाओं को भी अधिकार है, उनकी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा उनको मिलेगा। समस्या यही खत्म नहीं होती है, समस्या और आती है। क्या 2005 के पहले के जो बंटवारे नहीं हुए हैं, 2005 से पहले के अगर जो मामले हैं, क्या वह अप्लाई करता है? पिता के मृत्यु हो जाने की स्थिति में क्या ये संशोधन अप्लाई करता है? 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, प्रकाश वर्सेस फूलवती। वहां पर ये बताया जाता है कि अगर पिता 2005 तक जीवित था तब तो उसकी बेटिया को अधिकार है, लेकिन अगर वो मर चुका था तो उसको अधिकार नहीं था। विवादित था ये, महिलाओं का अधिकार अभी भी नहीं है पूरी तरीके से इसमें। 2008 में इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को, अपने इस व्यू को ओवर रूल किया धन्नम्मा वर्सेस अमर सिंह के केस में। उसने कहा जी फादर अगर 2001 से पहले भी इसकी डेथ हो चुकी है, प्रॉपर्टी राइट स्टिल इन द डॉटर, लड़की को इसका अधिकार दिया जाएगा। खैर विवाद खत्म नहीं हुआ। 2020 में 3 जजेस बेंच का एक फैसला आया जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल वजीर एंड MR शाह, 3 जजेस की बेंच थी। केस का नाम था विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसने सारे विवादों की जड़ खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की को उसके पिता के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट है, जैसे एक मेल को होता है। देयर इज नो एलिनेशन। ये समस्या समाप्त हुई। अब महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। वो HUF की कर्ता भी हो सकती है अगर उनका कोई भाई नहीं है तो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पीछे ले चलना चाहता हूं सक्सेशन एक्ट में, 1925 के एक्ट में, जहां पर प्रोविजन आता है कि कोई संपत्ति मेरी है या मेरे पूर्वजों की है, मेरी एक विश है, मेरी एक इच्छा है कि मैं इसको अपने किसी स्पेसिफिक चाइल्ड को दूं। आमतौर पर
1925 में विल का प्रोविजन किया है, सेक्शन 2H है जो इसके बारे में डिटेल प्रोविजन करता है। आमतौर पर देखा जाता है सामाजिक जीवन में कि व्यक्ति दो ही स्थितियों में विल लिखता है, या तो बच्चा एकदम नालायक है या तो ज्यादा समझदार है। नालायक है तो डरता है कि कहीं चीजों को बर्बाद ना कर दे, इसलिए योग्य पुत्र को वो देना चाहता है या योग्य पुत्री को वो संपत्ति देना चाहता है। ज्यादा समझदार है तो डरता है कि कहीं वो अपनी समझदारी का प्रयोग करके दूसरों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर लेगा। ऐसी स्थिति में विल लिखा जाता है। एक कॉन्सिक्वेंस आपको बताऊं मैं, एक जजमेंट आया नारायण सिंह वर्सेस कमला सिंह। विल ओरल भी हो सकती है। हमने किसी अपने नजदीक के किसी व्यक्ति को ये बात कहा कि मेरे मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति मेरे फला पुत्र को देना या फला पुत्री को देना। ये चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर ये जस्टिफाइड है, प्रूव्ड है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, टेस्टेटर्स जो है ये कहते हैं कि नहीं ये बात उन्होंने कही थी और ऐसा होना चाहिए, तो कोर्ट भी इस बात को मानता है। बिल जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 18 में ये प्रोविजन है कि देयर इज अ नो कंपल्सन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल। लेकिन जनरली देखा जाए इट इज एडवाइजेबल कि एक ये स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस है अगर आप बिल को रजिस्टर कराते हैं। एक फैक्ट और बताना चाहूंगा मैं आपको, रजिस्ट्री ऑफिस में जितने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं जनरली वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसे कोई भी ले सकता है। लेकिन विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट इज नॉट द पब्लिक डॉक्यूमेंट। केवल उस विल के लिखने वाले के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका जो टेस्टेटर होता है वही उस विल को रजिस्ट्री ऑफिस से ले सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। मुझे एक ये बात में एक घटना मुझे ध्यान आ रही है। एक अधिवक्ता के पिता के मित्र, उन्होंने एक अपनी इच्छा व्यक्त की अपने मित्र के अधिवक्ता पुत्र से कि मेरे मर जाने के बाद मैंने जो ये व्यापार खड़ा किया है वो मेरे इस स्पेसिफिक पुत्र को ये आप उसके नाम ये ट्रांसफर करवा दीजिएगा मेरे मृत्यु के बाद। विल ओरल थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। मैं केवल इतना बता जाता हूं रजिस्टर्ड विल होने का या रिटेन विल होने का क्या लाभ है। ओरली उन्होंने जो बात कही, क्योंकि पिता के मित्र थे तो उनकी बात पे अडिग रहे कि उन्होंने जो कहा है वो करवा के रहूंगा, उसको कानूनी शक्ल दे के रहूंगा। विवाद था दुकान की ओनरशिप का, लेकिन वो विवाद बढ़ते बढ़ते ओनरशिप से पूरी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गया। इस आप सारी संपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जहां विल का क्वेश्चन आता है, संपत्ति का मामला आता है, व्यापार का मामला आता है, तो विल जरूर लिखिए और कोशिश करिए अगर वो रजिस्टर्ड होती है तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरह आप उसको कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो हो गया जहां पर इच्छा लिखित है, बताई गई है, किसी को पता है। लेकिन जहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है वहां पर कैसे संपत्तियों का बंटवारा किया जाएगा। 1925 का एक्ट इसका बड़ा इजी प्रोविजन कर रखा है। उसने यहां तक प्रोविजन कर रखा है कि पूरे पारिवारिक चेन में किसको कितना अधिकार मिलेगा। विदाउट विल देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ फैमिली। पहला उन्होंने बताया कि क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, इस 4 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं, फैमिली मेंबर आते हैं तो उनको मिलेगा। नहीं पहली कैटेगरी में आते हैं, पहली कैटेगरी में किसी व्यक्ति की जिसकी डेथ हुई है उसकी माँ हो सकती है, उसकी विधवा पत्नी हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, उसकी बेटी हो सकती है, पोते और आगे की पोतियां हो सकती हैं। जो कैटेगरी 1 में नहीं मिल रहे हैं, अगर ये नहीं है 4, तो अगले प्रोविजन में एंट्री का प्रोविजन है। एंट्री 1 to 9 कैटेगरियों में बांटा है। अगर बहन का बच्चा है, बहन है,
बहनोई है, ऐसे उस कैटेगरी को एक्सप्रेट किया हुआ है। उसमें भी कोई नहीं है तो एग्नेट्स का प्रोविजन है। एग्नेट सेक्शन 31A में ये प्रोविजन करता है कि घर की मेल चेन में, पुरुषों की चेन में, पिता, चाचा, इस चेन में जो भी है उसको ट्रांसफर हो रही होगी। अगर उस चेन के बीच में कोई फीमेल आ जाती है, मेल कैटेगरी का नहीं है, ऐसे केस में ये कॉग्नेट्स में कन्वर्ट होगा और कॉग्नेट्स को राइट होगा। अब मैंने आपको बताया कि टैक्स मैटर अब हो गया, ये आपको मैंने बेसिक प्रोविजन बताने की कोशिश की। ये जरूरी है, अगर हम केवल टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें तब भी ये जरूरी है कि बेसिक लॉ के बारे में ये क्लियरिटी हो कि किस परिस्थिति में किस प्रकार की संपत्ति, किस प्रकार के दायित्व, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे उनका बंटवारा किया जाएगा। क्योंकि टैक्स का जो क्लाइंट है आपका, जो आपसे टैक्स डिस्कस करने आता है, आपके घर का सदस्य के रूप में वो आपको मानता है, वो आपसे अपनी सारी बातें डिस्कस करता है। इसलिए जरूरी है कि इस ओपिनियन पर अपने आप को क्लियर रखा जाए कि विल होनी चाहिए और कैसे संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर आपसे कोई क्लाइंट आपका राय लेता है, पूछता है, तो आपको कानून के हिसाब से 1925 और 1955 के एक्ट, 56 के एक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको सही ओपिनियन दे पाए। अब आते हैं टैक्स मैटर्स के ऊपर। टैक्स में विल की क्या उपयोगिता है? अगर टैक्स प्लानिंग आप कर रहे हैं, सबसे पहले टैक्स में जो लाइबिलिटीज आती है अगेंस्ट द रेवेन्यू, सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट क्या होगा? आपका असेसमेंट चल रहा है, आपके ऊपर कोई डिमांड है, आपके ऊपर आप रिफंड डिपार्टमेंट से क्लेम कर रहे हैं। ऐसे केस में लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आता है कि ये ऑन द रिकॉर्ड कैसे आएगा। जहां तक सेटल्ड लॉ है इनकम टैक्स में, आप देखते हैं ऑनलाइन जाते हैं, लीगल हेयर्स ऐड करने का ऑप्शन होता है। उसमें आप एक एफिडेविट लगाते हैं, दूसरे भाई बहनों का एक एनओसी लगाते हैं कि आई एम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आई डील ऑल द मैटर्स इन द टैक्स इशू। वैसे आप देखें इनकम टैक्स में सेक्शन 159 डील करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें 159 कहता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एनी सम पेबल बाय द डिसीज इज लायबल टू पे। अगर कोई व्यक्ति जो मर गया है उसको पे करना था, वो पे नहीं कर पाया है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का उत्तरदायित्व है कि उस टैक्स को पे करेगा। अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग है, सेक्शन 159 तो कहता है कोई असेसमेंट पेंडिंग है पर्सन के ऊपर और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस काम को कंप्लीट कराएगा। यहां पर आप देखेंगे 159(6) जो प्रोविजन ये करता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो लायबिलिटी है शैल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ असेट्स। पिताजी, दादाजी असेसमेंट छोड़ के गए, डिमांड छोड़ के गए, तो जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गए हैं रिकवरी उसी से होगी। जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया है उससे रिकवरी नहीं होगी। इट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ असेट्स, सो चार्ज डिस्पोज्ड ऑफ पार्टेड विद, ये वर्ड यूज किया गया है। अब ये तो हो गया असेसमेंट, डिमांड, इस प्रोविजन में आप कवर होते हैं। आमतौर पे देखा जाता है डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है अगर लीगल हेयर जिसे कोई पर्सन की अगर डेथ, एसएससी की डेथ हो जाती है, तो वो 147 इनिशिएट करता है रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए। आमतौर पे ये देखा जाता है किसी डेड पर्सन के ऊपर अगर कोई नोटिस इशू हुआ, इनवैलिड है, उसकी कोई सेंटिटी नहीं होती, इसीलिए वो लीगल हेयर्स या पर्सन का नाम लिख के थ्रू लीगल हेयर ऐसे वो नोटिस इशू करता है, जिससे वो असेसमेंट की प्रोसीडिंग जो उसका
टेक्निकल ग्राउंड है, बेसिक ग्राउंड है कि प्रॉपर नोटिस सर्विस हो, प्रॉपर नोटिस इशू हो, ऐसे इशू पे वो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम नोटिस इशू करता है। ऐसा जाए रिफंड के केस में, रिफंड के केस में सेक्शन 237 इंडियन इनकम टैक्स ये प्रोविजन करता है, जहां पर वर्ड लिखा हुआ है एनी पर्सन, there's a not word is not written SSC, यहाँ लिखा है वर्ड एनी पर्सन। और जब पर्सन की आप डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे लिखा है इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चाहे इनकम टैक्स का प्रोविजन हो या जीएसटी का प्रोविजन हो, दोनों प्रोविजंस में आप देखेंगे एनी पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में HUF को भी इंक्लूड किया गया है। रिफंड के केस में कहता है एनी पर्सन वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ, अगर टैक्स दिया गया है उसके द्वारा या उसके बिहाफ पे किसी और द्वारा, वो उस अगर वो डिपार्टमेंट समझता है कि वो एक्सेस टैक्स है तो वो डिपार्टमेंट उसको रिफंड करता है उसके लीगल लेयर्स पे। जब भी इनकम टैक्स एक्ट आया, अपने एक्शन में आया, उसी समय एक सर्कुलर आया था 8 अगस्त 1961 का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 22 ऑफ 1961, जो स्पेसिफिकली कहता है ये बात, if there is a no dispute between the legal heirs, among the legal heirs, in that case on the basis of indemnity bond, department can issue the refund to the legal representative of the SSC, and there is a no need to succession certificate also, इस सर्कुलर में स्पेसिफिकली कहा गया है। एक इलाहाबाद ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट आया विजय लक्ष्मी गुप्ता वर्सेस ITO नंबर 262 इलाहाबाद 2018। इस केस में जो SSC था, SSC ने TDS का जो रिफंड था क्लेम किया अपने हस्बैंड के TDS का। क्यों? क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उसका रिफंड उसने अपने रिटर्न पे क्लेम किया, वो TDS जो था उसने अपने रिटर्न पे क्लेम किया और डिपार्टमेंट ने उसको देने से मना कर दिया। SSC ने ये भी कहा कि चूंकि वो हस्बैंड की लीगल हेयर है, उसका राइट है उसके प्रॉपर्टी पे, इवन वो उस प्रोप्राइटरशिप फर्म की अब ओनर भी हो गई तो भी डिपार्टमेंट उसको रिफंड नहीं दे रहा था। कोइंसिडेंसली ऐसा हुआ, उस लेडी जो वाइफ थी SSC की या खुद SSC थी, उसकी डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ होती है, फिर वाइफ की डेथ होती है। अब बच्चा क्लेम करता है, उसका लड़का क्लेम करता है कि ये जो फर्म थी, अब फर्म जो है, फर्म का ओनर अब मैं हो गया हूं, इसलिए वो जो TDS क्लेम था जो मेरी मदर ने किया, मेरे फादर के नाम था, वो अब मुझे मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट से लड़ाई चलती रहती है, कुछ दिन बाद उस सन की भी डेथ हो जाती है। अब फर्म तो लाइव है, फर्म तो जिंदा है, फर्म अपना बिजनेस कर रही है, फर्म का बैंक अकाउंट भी वही है जो पहले से उसके फादर के टाइम से चला आ रहा है, अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं आया, केवल उस पे साइनिंग अथॉरिटी चेंज हो रहा है, फर्म का नाम भी वही है। ट्रिब्यूनल ने ये फाइंडिंग दिया, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं है, केवल अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये TDS उस फर्म से रिलेटेड बिजनेस का है और उसका लीगल हेयर इसको लेने के लिए उसको अधिकार है, उसका राइट है कि वो उसको ले ले। ये उसने ऑर्डर किया, मैटर को सेटिस्फाइड किया, असेसिंग ऑफिसर से डायरेक्शन दिया गया कि आप उस रिफंड जो क्लेम है उसको उस क्लेम को प्रोवाइड कराइए आप SSC को। ये तो इंडिविजुअल पर्सन की बात हो गई, लेकिन देखा जाए पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, AOP है, जब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ऐसे केस में वहां पर जो उसके लीगल हेयर्स हैं, संपत्ति का कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे वो आगे। पार्टनरशिप के केस में बहुत पहले 10 वर्ष पहले एक बार क्वेश्चन आया मेरे सामने कि if partnership firm has been dissolved between the assessment
असेसमेंट प्रोसीडिंग के बीच में अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, ऐसे केस में डिपार्टमेंट किसकी असेसमेंट करेगा? फर्म की असेसमेंट करेगा या पार्टनर की असेसमेंट करेगा? डिमांड किस पे लिया जाएगा? अब मेरे सामने ये प्रश्न था, जिस व्यक्ति ने, मेरे सीनियर ने ये प्रश्न पूछा मुझसे, तो मैंने कहा साहब दोनों पे कर सकता है। कहा कैसे कर सकता है दोनों पे? असेसमेंट तो एक ही की होगी। मैंने कहा था देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑन दिस इशू। फर्म का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो चुका है, लेकिन पार्टनर का एग्जिस्टेंस है, और पार्टनर उस फर्म का ही है। तो पार्टनर के पास उस फर्म से रिलेटेड जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी है, उसका असेसमेंट उस फर्म के अकॉर्डिंग थ्रू देयर पार्टनर्स किया जा सकता है। एग्जिस्टेंस खत्म हो जाने के बाद भी उसका, चूंकि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है फर्म का, फर्म खत्म हो गई है लेकिन उसका पार्टनर जीवित है, तो पार्टनर पर वो असेसमेंट की जा सकती है। इसी तरीके से आप देखिए, ये तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का इशू था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम आते हैं तो बहुत पीछे नहीं जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं यूपी वैट से देखता हूं, जो वैट प्रोविजन आया 2007-8 में यूपी का प्रोविजन था, उसमें बड़ा स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया। उसमें सेक्शन 10 में प्रोविजन किया गया, टैक्स ड्यू फ्रॉम डिसीज पर्सन पेबल बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव। और साफ साफ लिखा गया, अगर कोई टैक्स ड्यू है किसी पर्सन पे, उसकी डेथ हो जाने के केस में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसकी ये लायबिलिटी होगी कि वो टैक्स पे करे। अब प्रॉब्लम है, डीलर डाइज, सेक्शन 10(1) यही कहता है, जो डीलर डेथ हो गया और जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल डीम टू बी डीलर, उसको डीलर ही माना जाएगा, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ऑल द लाइबिलिटीज एंड ऑल द असेट्स ये उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ही माने जाएंगे। अगर उसे टैक्स देना है, उस पर वो डिमांड है या कोई आईटीसी का इशू है, तो वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ट्रीट करेगा उसको। उसके लिए कोई इसको स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसके फर्म का टिन नंबर भी वही रहेगा, उसके फर्म का टिन नंबर भी चेंज नहीं होगा, केवल उस फर्म के अथराइज सिग्नेचरी है, उसका लीगल हेयर हो जाएगा। अब बड़ा रिसेंट लॉ है जीएसटी, जहां पर ये समस्याएं काफी आ रही है। जीएसटी में थोड़ा डिफरेंट प्रोविजन कर दिया है। यहां माना गया कि अगर कोई व्यक्ति डेथ कर जा रहा है, हो सकता है ये समस्या, सिमिलर प्रोविजन आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में, कस्टम एक्साइज जहां लाइसेंस का इशू होता था, और सर्विस टैक्स, दोनों जगहों पर कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं किए गए जो लीगल हेयर्स की बात करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करता है। वहां पर बस इतना ही प्रोविजन है, जो लाइबिलिटी है तो उसके अगले सक्सेसर से, या जो उस कंपनी का ओनर था या कंपनी के पास जो असेट्स थी, उससे उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। लेकिन जीएसटी के प्रोविजन में ये कहा गया कि पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा, उसके लीगल हेयर्स को फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि साहब यहां पर आईटीसी का इशू है, आईटीसी कैसे ट्रांसफर होगी? स्टॉक है, स्टॉक कैसे ट्रांसफर होगा? इन सारे विषयों पर आप देखेंगे जीएसटी के प्रोविजन में, ये अभी नया है, शैशवावस्था में है अपने ये कानून। यहां पर प्रोविजन दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए बाय द सक्सेसर अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 में, जहां पर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का प्रॉब्लम आ रही है, उसमें रूल प्रोवाइड किया, रूल 41 दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 18 सबसेक्शन 3। यहाँ पर ओल्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, उस रजिस्ट्रेशन डेथ पर्सन के नाम से जो रजिस्ट्रेशन है, उसके पैन के बेस्ड पे जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगा। नया रजिस्ट्रेशन जो होगा, उस नए रजिस्ट्रेशन पर पुरानी ओल्ड रजिस्ट्रेशन का की पे बची हुई अनयूटिलाइज्ड जो आईटीसी है, उसको असेसिंग ऑफिसर जो होगा
इस रूल्स में प्रोवाइड फॉर्म 2 प्रोवाइड किया गया, उसके आधार पर उसको ट्रांसफर करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो फर्म की लाइबिलिटीज थी, अर्लियर लाइबिलिटीज थी डेथ पर्सन की, उसका कोई टैक्स पेमेंट करना था, उसके लिए सेक्शन 85(1) में ये प्रोविजन किया गया कि उसका जो सक्सेसर, जो उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, उसका जो आईटीसी का बेनिफिट ले रहा है, उसकी ये लायबिलिटी होगी कि उस पर जो डिमांड बनती है उसको वो पे करे। ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, जहां पर फर्म में स्टॉक बची हुई है, पर्सन की डेथ होती है, नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आईटीसी ट्रांसफर होती है, तो स्टॉक भी ट्रांसफर होगा। अब स्टॉक ट्रांसफर के केस में इसको सप्लाई ट्रीट की जाएगी, इस पर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। इन सारे प्रोविजन को हमारे जो दूसरी वक्ता है वो इस विषय में आपको डिटेल पीपीटी उन्होंने बनाया है, वो आपको इस पर रिप्रेजेंट करेंगी। इन सेक्शंस के स्पेसिफिक प्रोविजन कैसे ये प्रोसीजरल लॉ में ऑपरेट किए जाएंगे, इसके विषय में आपको बताएंगे। मैं एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन आपके सामने और रखना चाहता हूं। इनकम टैक्स एक्ट 1922 में सेक्शन 29, 1961 के रिलेवेंट सेक्शन 231 में प्रोविजन किया गया है, ए पर्सन इंक्लूड HUF, उसके जॉइंट फैमिली में जितने भी उसका कर्ता होगा वो उसका पार्ट होगा, उस पर्सन में वो इंक्लूड होगा, उस बिजनेस में वो इंक्लूड होगा, कोई एंटिटी है उसमें वो इंक्लूड माना जाएगा। जीएसटी में भी सिमिलर प्रोविजन किए गए, सेक्शन 2 सेक्शन 84 में प्रोविजन किए, जहां पर्सन इंक्लूड HUF। यहाँ पर फर्दर एक प्रोविजन किया गया टैक्सेबल पर्सन, पर्सन तो है ही है लेकिन टैक्सेबल पर्सन। आप देखेंगे इस टैक्सेबल पर्सन का प्रोविजन है, हु इज लायबल टू टैक्स, हु इज सप्लाई पार्ट में, जो बिजनेस का जो पार्ट है जो सप्लाई के लिए लायबल है, जो सेल कर रहा है, जो परचेज कर रहा है, उसमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वर्ड जहां आता है सेक्शन 15 में, वहां एक वर्ड दिया पर्सन के साथ रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, द मेंबर रिलेटेड टू हिम इज इंक्लूड, उसके सक्सेसर, उसके लीगल हेयर्स, उसके HUF के जो मेंबर्स है वो रिलेटेड पर्सन में इंक्लूड होंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूं। आगे अगले वक्ता जो है आपको इस विषय में डिटेल पीपीटी के माध्यम से चीजों को बताएंगे। थैंक यू पीयूष। धन्यवाद। थैंक यू पीयूष, आपने बहुत अच्छे स्टाइल से इसको, इसकी हिस्ट्री से उठाते हुए सिविल एस्पेक्ट्स को लेते हुए पॉइंट को डिस्कस किया है। और जहाँ तक आपने खुद ही कहा कि जो इसकी बारीकियां हैं, प्रोसीजरल पार्ट जो है, जो जीएसटी में इसका इम्पैक्ट आएगा और इनकम टैक्स में जो प्रोसीजरल पार्ट है, उसके लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने अगले वक्ता कुमारी वर्णिका निगम अग्रवाल को। वर्णिका जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं एंड काइंडली ज्वाइन इन एंड वेलकम। Well, very good evening to all of and everyone present over here. Sabko namaste. And uncle, it's not Kumari, it's Mrs. Varnika Nigam Agarwal. So today I would like to present, I've been given the topic as succession in relation to taxation laws. And to start with, most of the things have been covered by Mr. Piyush itself, and most of the topics have been covered in GST and income tax both. I'll be dealing with both today. In brief, first of all, what I'll do is I'll share the PPT with you guys, so आपके लिए easy हो जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, वो समझना और उसको कैच करना। Just a second. So whatever topics we will be covering today is basically registration का process क्या है in case of death.
GST से begin कर रही हूँ, then I'll continue with income tax. First of all, we'll be starting with what happens in case of death in GST. We'll be dealing with all business entities. First of all, as sole proprietor, we'll be dealing with that. And then options available to the legal heir, the agenda for discussion. उसके बाद registration का process, cancellation का process, ITC reversal, assess dues की payment और जो legal heir करेगा of the deceased person, then GST payable on transfer of business. Now, in case of proprietor, there are two options available to the legal heir. First, legal heir chooses to close down the business. Second, that legal heir decides to continue the business. So, firstly, we'll discuss the first option. That is, if legal heir wants to close down the business. सबसे पहला step इसमें यही रहेगा कि आप जाकर के अपने returns का status, you will check the status of the returns. How many returns have been filed till the date of the death of the proprietor. Now, in case you know the password and user ID, you can directly log into the portal and check whether the returns have been duly filed or not. In case you don't know, you just go to the website GST portal. वहां पर जाके आप GSTIN नंबर डालेंगे, वहां पर आप डिटेल्स प्रोक्योर कर सकते हैं कि आपने रिटर्न्स कहां तक उस एसएससी की फाइल करी हुई है, क्या जिस दिन तक उसकी मृत्यु हुई उस दिन तक फाइल्ड है या पेंडिंग है. जैसे ही हम ये चेक कर लेते हैं कि रिटर्न्स फाइल हो गई हैं सारी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि अपने सारी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के, लीगल हेयर, आइडेंटिटी प्रूफ डिसीज्ड का लेकर के, देन द थर्ड डॉक्यूमेंट विल बी identity proof of the legal heir which will prove the relationship of the legal heir with the deceased. Fourth one is the GST certificate. Fifth one is the return filing status जो कि हमने सबसे पहले चेक किया था. ये सारी चीजें लेकर के manually we will go to the proper officer, the officer in charge who's dealing with the business of the who's under whom the business is being conducted. जो business manage मतलब जो assessing officer हैं उनके मैनुअली हम ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सो दैट वी कैन एक्सेस द एप्लीकेशन, वी कैन एक्सेस द पोर्टल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. ये मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, नाउ once the application has been filed by the legal heir, what happens for closure? Closure under section 29 governed किया जाता है, under section 29 of the CGST Act. Now what will happen? हमने सबसे पहले returns file कर ली, उसके बाद हम second करेंगे, जैसे हम authorized signatory change करवा लेते हैं, हम online जाएंगे, online जा करके हम उनका portal login करके cancellation की application file करेंगे. इस application में हमारा reason for cancellation would be death of the proprietor. Now, under Rule 22, Subclause 3 of the CGST Act, the proper officer, after checking all the documents, will issue GST REG 19, that is the cancellation order, cancellation of the date registration, the date of which will be as per the wishes and whims of the assessing officer itself. Now, again, he will check all the documents. After you file the cancellation application, death certificate of the deceased will be added, then identity proof, जितने documents आपने लगाए थे, bank closure certificate, जो भी cancellation process में आपके documents लगते हैं, जैसे death certificate, identity proof, proof of closure of the business, then proof of bank closure, indemnity certificate, जो भी closing stock उस time पर डिसीज्ड के पास था, उसकी फर्म में था, वो क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स डाल करके एंड देन विद इन 30 days of the occurrence of the warranting event, warranting cancellation, that is 30 days of the death of the proprietor, you have to file this particular cancellation application. And if everything is correct or on record, if the proper officer deems that everything is correct, आपकी ये GST REG 19 will be passed by the proper officer again. Now, reversal of ITC, that is a very important step. In this case, when the business is closed,
Reversal of ITC is governed by rule number 44 of the CGST Act. ITC in respect of inputs held in the stock contained in the semi-finished goods. Semi-finished good, finished goods held in stock or capital goods on the day preceding the date of cancellation of the registration needs to be reversed. जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उस दिन से एक दिन पहले तक की जितनी आईटीसी आपके इनपुट्स में कंटेन की हुई है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में हो, फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में हो, कैपिटल गुड्स के थ्रू ली हुई हो, दैट इज ऑल रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड. सबसे पहला केस हम इनपुट्स का लेते हैं. इनपुट्स के आईटीसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस से देख करके कि उन पे कितना क्रेडिट लिया गया है, या फिर आउटपुट टैक्स जो उन पर टैक्स पेबल होगा, वो जो भी ज्यादा होगा वो पे करना है, बट नेचुरल. ठीक है, ज्यादा देना है. नाउ व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी इन्वॉल्व्ड इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन द मंथ्स ऑफ द कैपिटल गुड्स टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5 years. या फिर टैक्स अगर हमने वो पर्टिकुलर कैपिटल गुड बिजनेस बंद होने से पहले बेच दिया, वो बिजनेस बंद होने के बाद हमने बेच दिया, तो उस पे जो टैक्स दिया या तो वो टैक्स की वैल्यू आरआईटीसी होगी, या फिर जो हमने रिमेनिंग उसकी लाइफ रह गई है, जो कैपिटल गुड की रिमेनिंग लाइफ रह गई, 5 साल यूजफुल लाइफ कंसीडर करते हैं, 5 साल में से जो लाइफ रह गई है उस लाइफ पे प्रोपोर्शनेटली टैक्स कैलकुलेट करके वो आरआईटीसी करनी है, विच एवर इज हायर. दैट रिमेन्स कॉमन इन बोथ इनकम इनपुट्स एज वेल और कैपिटल गुड्स. यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं. Akash Enterprises registered under GST Act 2017 sells shoes. Now total output produced is 100 shoes at the rate of 500, GST 12%. Output sold is 90 shoes and closing stock is 10 shoes. It has a market for semi-finished products, that is polished leather, which are stored in its warehouse, that is 25 pieces. Input leather purchased amounting to rupees 2 lakh. Inclusive of GST of 36,000. Payment made to A Limited for purchase of plant and machinery. Capital goods खरीदे गए 2 लाख रुपए के, जिसपे 24,000 GST inclusive है. Now this capital good has been used for 3 years, 5 months and 7 days. ये मशीनरी बेच दी गई 50,000 रुपए में, inclusive of 9,000 rupees as GST. The firm did shut down on 26th May 2020. Now let's calculate as per rule number 44 of the CGST Act. Inputs पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. जो हमारे पास लेदर का इनपुट रॉ मटेरियल बचा है, जो शूज का हमारे पास बचा हुआ रॉ मटेरियल है, उस पे जो क्या कहते हैं, हमारा ये 36,000 रुपए रॉ मटेरियल पे हमने जीएसटी दिया हुआ था. अगर आप क्वेश्चन दोबारा देखें, मैंने दोबारा ओपन किया है. इनपुट लेदर परचेज्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट ऑफ 36,000. 36,000 को अगर हम 10% देखेंगे, दैट इज y into 10 by 100, बिकॉज रिमेनिंग वॉज, जितने मेरे पास बचे हुए शूज थे इनपुट में, दोज वर ओनली 10. So proportionately calculate करके 3600. Polished leather input raw material and semi finished good, जिसके 25 pieces warehouse में रखे थे, that is 9,000. अब हम आउटपुट पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, देखने के लिए कौन सा ज्यादा है. आउटपुट 500 रुपए पे 100 शूज प्रोड्यूस किए विद 12% जीएसटी. कितना आउटपुट पे टैक्स आया? 6,000 रुपए. अब जो आईटीसी रिवर्स होनी है, that will be 3,600 plus 9,000, which is 12,600, as it is higher. I hope so it is clear to everyone कि यहाँ पर polished good जो हमारा एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ, that is जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका. फर्दर हम आगे कैपिटल गुड्स में कैलकुलेट करते हैं. मशीनरी was used for 3 years and 5 months 7 days, excluding 7 days. 3.5 साल की लाइफ लेते हैं तो 24,000 के हिसाब से, जो कि उसका जब परचेज किया था उस टाइम का टैक्स है, उसके हिसाब से 7200 रुपए, दैट इज 7,200 रुपीज इज द टैक्स ऑन which is coming out for remaining life. एंड अगर हम उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का टैक्स देखेंगे, which is the sale value,
the tax comes out to be 9,000. Hence here the higher amount is 9,000. The reversal of ITC would be made at the rate of 9,000. I hope everyone is clear about calculation of reverse RITC in case of cancellation of business with this particular example. आगे बढ़ते हैं. Payment of taxes in the case of reversal of ITC. Again, जो बात पीयूष जी ने अभी बताई थी कि कोई भी लीगल एयर उस पर्टिकुलर एक्सटेंट तक टैक्स दे सकता है टू विच द स्टेट इज कैपेबल, नॉट मोर देन दैट. फर्दर, any amount which is payable by the deceased under the act, if it is remaining, कोई भी amount मुझे अगर before जो deceased आदमी है उसके क्या कहते हैं कुछ पेमेंट अभी रह गया है, कुछ टैक्स का पेमेंट, पेनल्टी का पेमेंट, इंटरेस्ट, जो भी ड्यू पेमेंट अगर रह गया है और जो मैंने पे कैंसिलेशन की एप्लीकेशन के साथ नहीं किया है, आई विल पे इट विद GST RET 10. दैट इज जब मैं फाइनल रिटर्न उसकी फाइल करूंगी, इन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल पे द रिमेनिंग अमाउंट, अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ द to which estate is capable, not from his own pocket. Now, adjustment or refund of remaining ITC of the deceased. ये होता है कि अगर मान लीजिए अब आता है क्वेश्चन कि रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर रहे हैं, तो at the time of cancellation, if there is certain ITC balance left in the credit ledger of the deceased, as per section 54, it is the refund of that particular ITC is not possible except in the case of inverted duty structure या फिर export without payment of taxes. Balance ITC cannot be adjusted. Now it can be remaining ITC balance can be adjusted only in as against payment of taxes and not against interest, penalty, fines, late fees or any other amount paid under this act. अब unutilized cash balance है remaining deceased के account में, can that be refunded after payment of all the interest, fines? Since आप अपने interest और fines और penalties जो ये extra charges leviable हैं, आप you cannot pay them from your credit ledger, but you can utilize cash ledger for that particular purpose. But जैसे after payment of each and everything from this particular ledger, if there remains any excess balance in the electronic credit ledger, cash ledger, then it will be refunded after payment of each and every single penny. Now, second option हम आते हैं, that is legal heir prefers to continue the same business. अब first option was legal heir decides to cancel the business. Now इन दोनों ऑप्शंस में कुछ certain points common है जिसको मैं second option discuss करने के बाद उस common points को दोबारा end में discuss करूंगी. Firstly, when legal heir prefers to continue the same business, first of all he has to file the fresh registration application, that is GST REG 01 with the reason of transfer of business due to death of the sole proprietor. Reason वहां पर ये रहेगा, जब fresh application file होगी, reason ये रहेगा due to the death of the sole proprietor. Secondly, that is ITC 02. Now, in case of change in the constitution of business, ITC 02 is filed. What is ITC 02? ITC 02 states that along with the transfer of the assets of the business, the assessee, the legal heir, agrees to transfer the liabilities as well. Sundry creditor, sundry debtors के साथ साथ मैं sundry creditors भी accept कर रही हूँ. That's it. Now, within 30 days of the death of the proprietor through REG 16, legal heir has to file the cancellation of the registration. Further, जब fresh application file हो जाएगी, ITC 02 हो जाएगा, then हम file करेंगे cancellation of the registration of the deceased person. Now, what is the procedure to be taken if the legal heir wants to continue the business? First of all, again, fresh application file होगी, ITC 02, and then cancellation application. Now,
he is liable to be registered with effect from the date of such succession. Now, date of registration of the first day of the business will be with effect from the date of such succession, on the very particular date on which he became the legal heir of that particular business will be the date of the commencement of the business. And he will file GST form GST REG 01, stating the reason. Again, reason is very important: death of the proprietor. Then again, ITC 02 with a specific provision of the transfer of liabilities. This is governed by rule number 41 subclause 2 of the CGST Act. I'll further read section 18 subclause 3, where there is a change in the constitution of the registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of the business with specific provisions of the transfer of the liabilities. The said registered person shall be allowed to transfer the ITC which remains unutilized in his electronic credit ledger. Therefore, the transfer of ITC of the deceased can be done only when the legal heir is ready to accept the liabilities. Again, both the sundry creditors and the debtors and the other related liabilities, if ready to accept, then only the transfer of remaining ITC is acceptable. Again, process of transfer of ITC. First of all, ITC 02 हम online file करेंगे CA certificate के साथ कि we are ready to accept the liabilities as well as the assets of the deceased person. After filing this particular application, then we have to log into our GST portal, and from there we will accept the details so furnished from the transferor's GSTIN account. Once you accept, then simultaneously all the balance in the credit ledger of the deceased sole proprietor will start appearing in the credit ledger of the legal heir. Now, this is also, there was also one circular number 96, which is totally relating to ITC 02, containing both the parts, that is section 18 subclause 3, and detailing of the format procedure of how to transfer ITC of the deceased assessee. Further, coming to transfer of excess unutilized electronic cash balance to the new entity on the death of the sole proprietor by the legal heir. After payment of all the interest, liabilities, late fees, penalties, etc. of the deceased sole proprietor, if there remains any cash balance, then the same can be claimed as a refund under section 54, which is clearly mentioned. Now, there was very important thing which came through after, while I was going through all these things, कि a sole proprietorship does not have perpetual succession. इसमें मैं एक केस रीड कर रही थी, ऐसे enterprises versus general manager. The story is basically कि mother is the proprietor. वर्णिका, excuse me, हाँ जी. आप ये जो वाला पॉइंट था, क्या दोबारा थोड़ा और क्लैरिफाई कर सकते हैं? मेरे रिक्वेस्ट आई है, इसको हिंदी में क्लैरिफाई कर दें. कौन से वाला पॉइंट सर? इमीडिएटली पहले एक्सेस यूटिलाइज अनयूटिलाइज इलेक्ट्रॉनिक. अच्छा. इसको हिंदी में कर लीजिएगा प्लीज. हाँ जी. जो भी आपका अनयूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कैश बैलेंस है, यानी जिस टाइम पर आपके कैश बैलेंस, मतलब सोल प्रोप्राइटर जिसकी डेथ हो गई है, उसके जीएसटी पोर्टल पर कुछ कैश बैलेंस रहता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो बैलेंस क्या हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम न्यू एंटिटी में डाल सकते हैं? सबसे पहले हम ये तब कर सकते हैं जब उस पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर जिसकी डेथ हो गई है उसके रिगार्डिंग सारी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ हम पे ऑफ कर दें. Until and unless there is कुछ, अगर कहीं पर कोई पेमेंट पेंडिंग रह जाता है, अधूरा रह जाता है, तो उस अमाउंट को ना तो हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं और ना ही अपनी न्यू एंटिटी में यूज कर सकते हैं. ठीक है. Thereafter, if any cash remains as closing balance in the, then it can be claimed. अगर कुछ रह जाता है दुनिया की सारी पेमेंट करने के बाद
उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी पेमेंट करने के बाद कुछ भी बैलेंस अगर रह जाता है तब हम उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल आ गया, क्लियर हो गया। और आप इसी तरह हिंदी में कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अंकल एक्चुअली फ्लुएंसी वैसी ही है, थोड़ी सी तो बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं चलेगा, मिक्स चलेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ जी। तो अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, चलिए अब इसको केस को मैं ऐसे डिस्कस करती हूँ कि इसका मैं डिटेल पहले बता दूँ। तो एक सोल प्रोप्राइटर है, दैट इज एक बेटे ने मदर के नाम पे फंड रजिस्टर करवा दी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का काम था। जब तक मदर जीवित थी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। अब क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट रेलवे के साथ साइन किया गया। जब साइन किया मदर जीवित थी, जिस टाइम साइन करके सब चीज सारा सब रेडी हो गया, एग्जीक्यूशन का टाइम आया, मदर की डेथ हो गई। अब जिस टाइम मदर की डेथ हो गई, बेटे ने तो भी उस चीज को चालू रखा ये बोल करके कि मम्मी ये कॉन्ट्रैक्ट करवा गई थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए पूरा होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन भी है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ही नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं एट दैट टाइम पर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। ये नहीं है कि मदर अगर साइन कर गई थी और वो कॉन्ट्रैक्ट ले गई थी तो कायदे से ये मुझे मिलना चाहिए काम। सिंस यहाँ पर हम रिश्ते नहीं देख रहे, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर इज नो मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज द लीगल हेयर, फाइल द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, क्योंकि क्या है, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर माता और पुत्र नहीं हो सकता, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। मैं कहीं भी वो GSTIN नंबर यूज नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल मैं उसे कैंसिल करके अपने नाम ना करवा लूं, तब तक मैं उसे यूज नहीं कर सकती। सो देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इवन बाकी कंसर्न्स में भी अगर देखा जाए तो जब डेथ हो जाती है, देन एंड देयर इटसेल्फ that particular business entity comes to an end. Why? क्योंकि पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, आप कहीं भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप कहीं भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि पैन नंबर ही जब इनवैलिड हो गया डेथ के बाद। तो दिस वाज द केस विद मेसर्स SA एंटरप्राइजेस वर्सेस जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे एंड अदर्स। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का केस है, जो मेरे को while I was going through everything मुझे एक केस मिला और मुझे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। एक पॉइंट और था जो इसमें आया, दैट इज अगेन ओपन फॉर डिस्कशन। आफ्टर ये सारी डिस्कशन होने के बाद इसको हम फर्दर अपने ग्रुप में भी, मैं सीनियर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड वाज कि जिस टाइम असेसी की या प्रोप्राइटर की डेथ होती है, उस पे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। उसकी डेथ से पहले पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। जब उसकी डेथ हुई, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोप्राइटर, क्या हुआ कि उसके नाम का पेनल्टी ऑर्डर आया। अब उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगा, जो कि मैंने काफी रीड करा, और फर्दर हम जब आगे केसेस रीड करेंगे, क्योंकि GST में अभी एज इन कोई प्रॉपर मुझे पर्टिकुलरली ऐसा वो नहीं मिला सेक्शन जो इस चीज को गवर्न करे। बट अगेन, जिस टाइम प्रोप्राइटर की डेथ हुई, डेथ के टाइम पर अगर उसके नाम पर ऑर्डर पास हुआ है, दैट ऑर्डर इज नल। ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट अ डिसीज्ड assessee इज नल एंड वो नलिटी में कंसीडर कर लिया जाता है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। फर्दर यहाँ पर बहुत सीनियर्स हैं, वी कैन ओपन दिस टॉपिक फॉर डिस्कशन आफ्टर वी डिस्कस दी स्लाइड्स। अगेन, अब कॉमन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन बिटवीन बोथ दी ऑप्शंस, जो दोनों ऑप्शन लीगल एयर के पास थे इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उनमें कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन नीड्स टू बी फाइल्ड बाय द अंडर सेक्शन 29। कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दोनों केसेस में कंपलसरी है, चाहे आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें क्या स्टेप्स कंपलसरी हैं? सबसे पहले
pending returns till the date of the death of the proprietor has to be filed. सबसे पहला important. Secondly, cancellation की application फाइल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों केसेस में. प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन अगेन सेम रहेगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सारे स्टेप्स जो है वो सिमिलर रहेंगे. रूल नंबर 22 सब क्लॉज 3 डिटरमाइन करता है ये पर्टिकुलर प्रोसेस. Within 30 days of the date of submission of this particular application, 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, प्रॉपर ऑफिसर अगर उसको कुछ लगता है शो कॉज नोटिस इशू करेगा, एल्स आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा. अगेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड विल बी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको. नाउ अब आते हैं हम एक और चीज पर. टाइम लिमिट की डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, दैट इज 30 days ऑफ द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द डिसीज्ड. कितने दिनों के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन करनी होती है? रूल नंबर 20 के अकॉर्डिंग विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर. फर्दर क्या कैंसिलेशन एप्लीकेशन के साथ कुछ और स्टेप्स भी जरूरी हैं? आ जाते हैं. रूल नंबर 21A ऑफ द CGST रूल्स टॉक्स अबाउट सस्पेंशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन. जब अगर आपने किसी की डेथ हो जाती है, किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, आपने उसकी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है या पेंडेंसी है प्रोसीडिंग्स की, इन दैट केस you shall not make any taxable supply during the period of suspension. That particular registration stands suspended till the order of cancellation comes. ना तो आप वही वाला केस चले जाते हैं ऐसे एंटरप्राइजेस वाला, अगर सस्पेंडेड है तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं? Why suspended? Again, PAN-based registration. The proprietor has been deceased, and in that case, if the proprietor is deceased, the GSTIN stands suspended. You cannot enter into any taxable supply during the period of suspension, according to Section 39. This is very important. Rule number 21A, suspension of GST registration. Further, if the legal heir receives show cause notice in relation to the cancellation application, that what are the necessary steps which are required to be taken? For example, जैसे अब आपके पास cancellation की आपने application फाइल करी, फाइल करने के बाद show cause notice आता है. Show cause notice में the proper officer can ask you for the bank closure copy और remaining documents वगैरह. जितना स्टिपुलेटेड टाइम आपको नोटिस दिया गया है, उस पर्टिकुलर समय के अंतर्गत आपको वो एप्लीकेशन, वो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना कंपलसरी है. नेसेसरी एक्शंस टू बी टेकन आफ्टर द कैंसिलेशन. अब कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हम ये सोचते हैं कैंसिलेशन फाइल कर दिया, चीज जिम्मेदारी खत्म. बोथ द केसेस, इन केस ऑफ कंटिन्यूएंस और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस, both cases में आपको GSTR 10, that is the final return, has to be compulsorily be filed within 3 months of the date of the cancellation or date of the order of the cancellation, whichever is later. जो देर से हो, चाहे cancellation की तारीख, चाहे order. GS final return has to be filed, तभी वो GST registration cancel माना जाता है. हम लोग जनरल में भी ये काम करते हैं कि cancellation की application, even अगर हम इसमें क्या कहते हैं डिसीज्ड वाली लाइबिलिटी हटा दें, डेथ वाला कंटेंट हटा दें, हम जनरल में भी देखें कैंसिलेशन फाइल कर दिया जी, आराम से बैठे हैं, जीएसटी रिटर्न 10 तो हमने फाइल ही नहीं करी. नाउ फर्दर जीएसटीआर 10 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? इट इज गवर्न्ड अंडर सेक्शन 45. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल. इट इज गवर्न्ड under section 45 of the CGST Act, read with rule number 81. क्या क्या required है? GSTIN number, legal business name, legal and business name, then address, application reference number, effective date of cancellation, and if the cancellation order has been passed, then unique cancellation ID or date of cancellation order number and date of cancellation. क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स भी मेंशन करनी जरूरी है. अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, क्लोजिंग स्टॉक, आखिर में मेरे पास क्या क्या बचता है, सब देना जरूरी है.
अब स्टिपुलेटेड टाइम, अगर हमने GSTR 10 नहीं फाइल करा, फाइनल रिटर्न हमने नहीं दी तो क्या होगा? अगेन आपके पास नोटिस आएगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया. अदरवाइज द प्रॉपर ऑफिसर will issue GST assessment notice, that is GST ASMT 13 under section 62 will be issued to determine the tax liability as per section 29 subclause 5 on the basis of the information available with the proper officer. So ultimately the moral of the story is GSTR final return, that is RET 10, is compulsory in case of cancellation of the registration. चाहे वो डेथ का केस हो, चाहे वो नॉन डेथ केस हो, या जनरल क्लोजर ऑफ बिजनेस हो, when you have to close your business, GSTR RET 10 is utter compulsory. Now GST implication on transfer of business. अब क्या ये एंट्री नंबर 2 नोटिफिकेशन नंबर 12, this is very important. अगर if the legal heir wants to take only the asset of the, अब क्या है, वो वाले ITC 02 पर आ जाते हैं. मैं अगर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स में इंटरेस्टेड हूँ, लाइबिलिटीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को बिजनेस की एसेट्स चाहिए, मुझे लाइबिलिटीज नहीं एक्सेप्टेड है, इन दैट केस क्या होता है? इन दैट केस द ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स इन दैट बिजनेस विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल इवेंट, उसको सेल कंसीडर कर लिया जाएगा, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर. ये इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की. फर्दर जनरल शो कॉज नोटिस, जनरल शो कॉज नोटिस में कम जहां पर ये लगता है कि आपने फ्रॉड्यूलेंटली आईटीसी का वो फ्रॉड्यूलेंटली रिफंड क्लेम करने की कोशिश करी है या कुछ ऐसी कोशिश करी है, इन दैट केस आपके पास शो कॉज नोटिस आ सकता है. Then he would need to submit the necessary documents and information against the show cause notice. If it is ascertained that the tax is payable and he does not want to prefer appeal, then the same has to be paid by the legal heir as per the following provisions. Again 85(1) दो provisions सबसे ज्यादा जरूरी हैं in case of death of the sole proprietor, that is 85 subclause 1 of the CGST Act, which says that where the taxable person liable to pay tax under the Act transfer his whole business in part by sale, lease, gift, leave, license, hire, or in any other manner whatsoever, the taxable person and a person to whom the business is so transferred must jointly and severally be liable to the whole, to the extent of such transfer to pay liabilities under GST. अब आपको liabilities उस extent तक pay करनी है जिस extent तक उस पर्टिकुलर एसएससी की एस्टेट है. दिस इज कंपल्शन. ये दोनों सेक्शंस उसी को डील करते हैं कि जो भी बिजनेस की लाइबिलिटी है, जो भी रिमेनिंग लाइबिलिटी है, यू आर जॉइंटली और सेवरली लाइबल अगर आप लीगल हेयर हैं तो. सो इन दिस केस whether the liability is determined before or after his death, the legal representative or any other person continuing the business will have to pay the tax. अगर नहीं भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको अपनी रिमेनिंग लाइबिलिटीज पे ऑफ करके फाइनल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द फाइनल रिटर्न आपको रजिस्ट्रेशन क्लोज करना है. आई होप सो आई एम क्लियर इन दिस पार्ट. यहाँ तक सोल प्रोप्राइटर में क्लियर हूँ? डेफिनेटली, प्लीज कैरी ऑन. हाँ जी. So now we'll be dealing with other business entities, that is in case of HUF, AOP, company liquidation, etc. जो कि ऑलरेडी पीयूष जी काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन लाइबल होगा. सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ GST, in case of partition of HUF or AOP, each member or group of members must be jointly or severally liable to pay any unpaid tax, interest or penalty up to the time of the partition. They must be well informed about when to pay GST. जो भी रिमेनिंग ग्रुप मेंबर्स रह जाते हैं या फिर रिमेनिंग मेंबर्स HUF के रह जाते हैं, उन पर लाइबिलिटी आ जाती है इन केस ऑफ डेथ या डिसोल्यूशन टू पे GST. व्हेन इट कम्स टू कंपनी लिक्विडेशन, अगेन स्टेप्स का आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि कैंसिलेशन स्टेप्स वही रहेंगे. भाई अगर मैं एक पार्टीशन का क्लोजर होता है, फॉर एग्जांपल पार्टनर की डेथ होती है,
for example. In that case, partnership comes to an end. You have to file a new application, fresh registration application. चाहे भले ही उसके legal representative add होना चाहते हो, legal heirs add होना चाहते हो उस particular partner के, तो भी in that case GSTIN will change, क्योंकि जहां पर हमने पार्टनरशिप रजिस्टर कर रखी है अपनी, इन दैट केस ओनली 2 पार्टनर्स आर रजिस्टर्ड. अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, बट नेचुरल सी बात है दूसरा पैन लगेगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन होगा, तो प्रोसीजर विल बी द सेम एज इन द केस ऑफ सोल. बस खाली जहां हम सोल प्रोप्राइटर सिलेक्ट करेंगे वहां हम ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं. लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन, अगेन लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा within 30 days, and you have to inform, the company will inform the commissioner within 30 days about his appointment. If it is a private company, then it has not paid any dues, then the liability of the directors of the company will be that they shall be jointly or severally liable for the dues. यहाँ पर हम एक example ले लेते हैं. For example, ABC Private Limited एक company है, XYZ, इसके 3 directors हैं. Company wind up होती है due to death of the one of the director. Now, for example, the liquidator comes to know that the company owes rupees 3 lakh taxes for 2017-18 and 18-19. Now, अब क्या होगा? However, the company fails to pay such taxes. In this case, 3 directors, XYZ, Z का may be legal heir या कोई भी representative on his behalf, will be held liable to pay the full amount. And if X and Y, हम Z को यहाँ deceased मान रहे हैं, मान लीजिए for example X and Z fails to pay, then rupees 3 lakh, then Y will be liable to pay whole 3 lakh amount. He can only escape that liability if he proves that this negligence of non-payment of taxes was not due to his personal responsibility. Then only he will be exempted from paying such taxes. Again, in case of dissolution of the firm, every person who was a partner must be jointly and वो जो partner था, जो remaining रह गए हैं, jointly and severally will be liable to pay tax, interest or penalty due to firm's due at the time of firm's dissolution. Guardianship या trust पर आ जाते हैं. The ward or a beneficiary must be liable to pay the unpaid tax, interest or penalty due from taxable person up to the time of termination. जो बेनिफिशियरी है या जो वार्ड है उसको उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है. ये एक छोटा सा डिटेल्ड चार्ट है वेयर केसेस अलग अलग मेंशन्ड है और किसके ऊपर लायबिलिटी आती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और डेथ. Further, I would like to end here my presentation on GST, succession on GST, and we have little very small presentation left on income tax. I hope so everyone would be clear in GST in case of succession relating to GST. I have tried my level best to complete to cover each and every topic in case of succession concerning GST. And if there are any doubts, we'll discuss later. हाँ बेटा, जो क्वेश्चन है बाद में लेंगे. बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज या कमेंट्स डाल सकते हैं. इसके बाद हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. बेटा आप कंटिन्यू कीजिए उससे अपने इनकम टैक्स वाले पार्ट के ऊपर. So liability in case of legal representative, liability of the legal representative under Income Tax Act. Again, legal representative क्या है, कैसे है, section 159 का पीयूष जी ने बहुत क्लियर डिस्कशन कर दिया, ऑलरेडी मेंशन. जितने भी सक्सेशन सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में, फ्रॉम 159 to 160, 167, 168, 169, ये सारे कवर करते हैं, सारे गवर्न करते हैं. Now, this particular chapter 15 has been designed, which lays down liability of various persons who may be liable to pay tax on such income. Income where we don't have the assessee. Again, जहाँ पर या तो there is the assessee has been deceased. So legal representative वाले case में. Now the points are liability of the legal representative in case of death of the person, section 159. Liabilities of a representative assessee as regards in income in respect of which he is a representative assessee of another person. Liability of an executor in respect of income of the estate of the deceased person, that is section 168 and 169.
Now who is assessee? Although section 2 सब clause 7 में ये दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट की, लेकिन एक layman language में assessee is the one person who is supposed to pay tax under the income tax act. layman language में इसको हम consider करके चलते हैं. Now there are different categories of assessee. तीन चार तरीके के assessees होते हैं. सबसे पहले normal assessee, any person against whom any income tax proceedings are going, irrespective of the fact whether any tax or other amount is payable by him or not. Sustained any normal return file कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी amount of any person on whom some amount of interest or tax or penalties payable under this act, any person who is entitled to claim refund, that is normal income tax assessee. Representative assessee, for example, agent of the non-resident, then guardian of minor or lunatics, जिसको represent करना पड़े, ठीक है, that is representative assessee. Then deemed assessee. Deemed assessee in case of a deceased person who dies after writing a will, the executors of the property of the deceased will be deemed assessees. अगर will लिख करके एक particular आदमी की मृत्यु हो जाती है, then the executors of the property of the deceased are deemed as assessee. In case a person dies intestate without writing a will, then legal heirs, eldest son and other legal heirs will be deemed assessee. In case of minor lunatics, again, guardian is the deemed assessee. In case of non-resident having income in India, any person acting on his behalf is the deemed assessee. Assessee in default. Ab someone has the liability to pay certain demand under section 156 within 30 days and that person fails to pay that particular demand, that assessee is known as assessee in default. Now, in case of an employer paying salary or a person who is paying interest, it is their duty to deduct tax at source and deposit the said amount collected to the government treasury. If he fails to deduct the tax, then or deducts TDS, then and does not deposit in the treasury, he is known as the assessee in default. मैं एम्प्लॉयर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी एम्प्लॉइज की सैलरी में से मैं टैक्स डिडक्ट करके उसको जमा करूं. Then definition of the legal representative. This definition again, section 2 subclause 19 states that the term legal representative in the Income Tax Act has the meaning coming from Code of Civil Procedures, that is section 2 of subclause 11. Legal representative mean a person who in law represents the estate of a deceased person. किसी भी मरे हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी इज द लीगल रिप्रेजेंट, जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द लीगल representative. It is not necessary that the legal representative should be beneficial owner of the estate, nor need to be in possession of any property of the deceased. It is sufficient that the estate devolves on him. ये जरूरी नहीं है कि वो बेनिफिशियल ओनर ही हो एस्टेट का. हो सकता है जैसे ट्रस्ट के केसेस में होता है कि जब तक इतना एज का नहीं हो जाता जिसके नाम पर करा हुआ है, ये बंदा हैंडल कर रहा है या एक्स पर्सन इज हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इन दैट केस बेनिफिशियल ओनर होना जरूरी नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है टिल द टाइम द वार्ड अटेन्स द एज, दैट पर्टिकुलर एज मेंशन्ड इन द ट्रस्ट. अब आ जाते हैं प्रोविजंस इन इनकम टैक्स रिलेटेड टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर डेथ ऑफ द. क्या क्या प्रोविजंस हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 159 सब क्लॉज 1, वेयर अ पर्सन डाइज, जो कि ऑलरेडी पीयूष जी कर चुके हैं. वेयर अ पर्सन डाइज, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू पे एनी सम व्हिच द डिसीज्ड वुड हैव बीन लायबल टू पे इफ ही हैड नॉट डाइड. सिंपल सी बात है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन अपनी टैक्स जो उसकी टैक्स लायबिलिटीज थी टू द एक्सटेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, उसे पे ऑफ करने की जिम्मेदारी उसकी है. बिल्कुल सिमिलर वे में जिस वे में वो डिसीज्ड असेसी अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करता. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस इन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कॉन्सिक्वेंसेस taxable if the legal representative is taxable are governed under section 151 subclause 2 and subclause 3.
Further, any proceeding taken against the deceased before the death shall be deemed to have taken against the, सिंपल सी बात है, जो भी प्रोसीडिंग्स डिसीज्ड के ऊपर चल रही थी उसकी मृत्यु के बाद वो प्रोसीडिंग्स नॉर्मल वे में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर चलेगी वंस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कम्स इनटू द पिक्चर। सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में, अगेन the liability shall be limited to the extent to which the estate of the deceased is capable of meeting the tax liability. टैक्स लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी पर्टिकुलरली उसकी एस्टेट से हम वो टैक्स लाइबिलिटी निकाल सकते हैं, अपनी जेब से देने की कोई लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, अब अपनी जेब का भी प्रोविजन है 159 सब क्लॉज 4। इन केस आपके पास कोई प्रॉपर्टी आती है जो कि फॉर एग्जांपल इफ आफ्टर द पर्सन डाइज देयर इज सम प्रॉपर्टी according to the will which is entrusted in the legal representative or legal heir, and that legal heir sells that property or uses that property or maybe do it in some other way, discharges it, तो जितनी उस पर पर्टिकुलर उस सेल से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाइबिलिटी है उतनी ही लाइबिलिटी उस पर आ सकती है जितना हिस्सा उसने बेच दिया। ऐसा नहीं कि सारा लाइबिलिटी उस पर डाल दी, जितना हिस्सा उसने बेच दिया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पर्सनल लाइबिलिटी उस पर आ सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड नॉट फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी चार्जेस। उसके इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। नाउ इसमें हम कुछ जुडिशियल केसेस बहुत अच्छे डिसीजंस हैं इसमें, कुछ हम वो उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है CIT वर्सेस हुकुमचंद एंड मोहनलाल। It was held although income arising after the death is treated as the income of the estate and is taxable in the hands of the executor under section 130, but it will be assessed in the hands of the, वही वाला केस आ गया। Legal representative is not necessarily, cannot necessarily be the beneficial owner of that particular property. उसकी SSC की it is taxable in the hands of the executors under section 158, but जहां पर assessment होगा वो होगा in the hands of the legal representatives only under section 159। ठीक है, अब next point, next case पर आ जाते हैं, Palmer versus Cattlemore। In this case it says that it was held that where death occurs in the middle of the accounting year, in that case what will happen? The tax will be calculated on pro rata basis. Firstly, till the time of the death of the person deceased, and after in a normal way on the whatever income which is earned after the death. So there will be two particular ways of calculating that particular amount. Then the next case is CIT versus Dalumal Shamchand, where assessee dies pending assessment proceeding. It is the duty of the assessing officer to ensure. Now here, that my point of discussion which I was discussing, यहाँ से एक वो चीज शुरू होगी जो मैं तब डिस्कस कर रही थी GST की प्रेजेंटेशन के टाइम की, जिस टाइम आदमी की मृत्यु होती है और मृत्यु के समय उसके नाम का पर्टिकुलर पेनल्टी ऑर्डर आता है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर जो केसेस हैं ये उसको डिफाइन करते हैं। तो ये वाला जो केस है इसमें इट इज द ड्यूटी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू ब्रिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द पिक्चर्स, ये उसकी ड्यूटी है। हेंस द असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर विदाउट ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड वाज नॉट जस्टिफाइड। अगले केस में CIT वर्सेस M हेमनाथन, प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड ऑन अ डेड पर्सन इज नलिटी। मैंने इस बेसिस पर इस पॉइंट को डिटरमाइन किया, ऑल्दो GST में मुझे कोई प्रोविजन पर्सनली नहीं मिला। Person is nullity and are different from the proceedings initiated on a live person which continues after the death of such person. It means that if an income tax proceeding is going on an assessee and he has died before the assessment order of the decision, the proceeding will be carried on the legal representatives, will be assessed to the extent of the deceased estate, but an officer cannot issue notices or start proceedings on a person who has already died on the date of the proceedings. यहाँ पर टैक्स को रिकवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव से उसके एस्टेट तक किया जा सकता है,
लेकिन एक मृत आदमी के नाम का ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। आई होप सो आई एम क्लियर। फर्दर नाउ इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं where the proceedings have come, एक केस था जोसेफ versus ITO, where the proceedings have come to conclusion during the lifetime of the deceased, but assessment order was passed in the name of the deceased through by that time the officer has come to know of the death. अब proceedings हो चुकी थी, सिर्फ assessment order उसके नाम का आया, that was upheld as valid. अगेन एक केस और था CIT वर्सेस रोशन लाल, जिसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैव अपीयर्ड वॉलंटरीली। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वॉलंटरीली भी जाकर के नोटिस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं और स्टिल मान लीजिए उसके नाम पर डिसीज्ड एसएससी के नाम पे नोटिस आ सकता है, तब हम ये प्ली नहीं ले सकते कि आपने उसके नाम का नोटिस दिया था तो वी विल नॉट कंप्लाई। सिंस यू वेंट वॉलंटरीली टू आंसर दैट पर्टिकुलर नोटिस, you will be held liable. Where legal representatives have filed the return in response to the notice received without informing that there are other legal representatives. अब कुछ और legal representatives भी हैं, ये बताए बगैर हमने रिस्पॉन्स कर दिया फाइल। सो यहाँ पर असेसमेंट अनल नहीं किया जा सकता ये कह करके कि मेरे साथ साथ और भी थे। जब मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ, जब मैं जवाब दे रही हूँ नोटिस का इंडिविजुअली, आई कैन नॉट क्लेम दैट मेरे साथ और 3 लोग और थे। बिना बताए मैं ये नहीं कह सकती कि आप और 3 लोग थे, आपने असेसमेंट पास कर दिया। नेक्स्ट केस इसी से रिलेटेड है, दैट इज CIT वर्सेस जयप्रकाश। इसमें द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर डेथ ऑफ द इंडिविजुअल B, J, one of his 10 legal representative filed the returns and notice was issued to J and he complied with it, but the assessment was duly computed omission to service to notice। अब क्या होता है, वो कहता है कि ये नल हुआ, the notice which has been further issued, the order which was received by me is null and void because I have further other 10 legal representatives as well। ये कैसे पॉसिबल है? आपने नोटिस का रिप्लाई इंडिविजुअली दे दिया, आप पिक्चर में अपने आप इंडिविजुअली आ गए तो आप पर आ गया। ये एक महज इरेगुलरिटी कंसीडर किया जाता है, नलिटी नहीं माना जाएगा। इस पे ही बाकी केसेस दिए गए, CIT वर्सेस पुष्पा देवी। अगेन ये नलिटी होगा लेकिन वो इरेगुलरिटी होगा, नलिटी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट केस इज CIT वर्सेस अगेन हेमनाथन। अब ओरिजिनल ऑर्डर वाज a scrutiny assessment. After 2 years the commissioner sought to invoke section 263. The assessee died in the meantime. The show cause notice under section 263 was issued after the death of the assessee. The benefit can be given to the department that they were not aware of the death. अब इस केस में क्या हुआ, ऑर्डर जो है 263 का स्क्रूटनी का, ये असेसी को आया आफ्टर दी डेथ। अब वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट के पास प्ली ले सकता है डिपार्टमेंट कि हमें पता नहीं था कि असेसी जो है वो मर चुका है। लेकिन क्या हुआ, इस केस में असेसी के पास नोटिस भेजा गया, नोटिस भेजा गया। जब वो डिस्पैच किया गया उस टाइम पर क्या हुआ कि पोस्टल उससे डिस्पैच किया गया, वापस आ गया वो नोटिस ये लिख करके दैट द पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। डिपार्टमेंट ने फिर भी नोटिस भेजा उसी पर्सन के नाम पर दोबारा, एंड देन फर्दर दे क्लेम्ड कि नहीं भाई वो तो हमें पता नहीं था और हम इस चीज का प्ली उठा सकते हैं कि नहीं भाई हमें मालूम नहीं था। सो नाउ इट इज टू लेट in the day for the department to take advantage of the same. Therefore, very intimation of the proceeding against the dead person and continuation of the same despite having noticed the factum of the death of the assessee cannot be approved. जब आपको पता चल गया है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब आपकी ड्यूटी है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पिक्चर में लाया जाए, ना कि उस डिसीज्ड असेसी के नाम पर ही नोटिसेस भेजे जाए। Now computation of the total income, again जो हमने already discuss करा था कि in case of assessee has died during the accounting year, then there should be 2 assessments. First, one from the start of the assessment year till the death of the assessee. Second, after the date of the death of the assessee to the end of the financial year. Section 159 applies only in respect of income of the deceased only up to the date of the death and not up to the end of the accounting year on which death
occurs. So this is very, very important. So computation will be done, assessment will be done in 2 parts. अब आ जाते हैं penalty पर. Now it was held that penalty proceedings for a default committed by the deceased can be started or continued against the legal representative under section 159, which applied not only to the amount of the tax but also to the sum of the penalty, that is interest also. ये एक केस में डिसाइड किया गया, तापति पाल वर्सेस CIT, in which the assessee was held responsible for the default of the deceased to pay not only tax but the amount of interest and penalty as well. This is governed under section 221 of the Income Tax Act and 271 subclause 1, that the legal representative can be penalized for his own default under the different provisions of the Income Tax Act. अगर गलती उसकी है तो he can be penalized, legal representative. Now here we come to the, but the legal representative cannot be prosecuted for the offences under the Act. There is no as in prosecution under the Act. Now coming to the conclusion, this is the best possible I can do. जो मैं best possible निकाल सकी मैंने वो किया. फर्दर कोई भी क्वेरीज हैं आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरे सीनियर्स हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर. जो भी मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में प्रोक्योर कर सकी आप लोग के लिए किया है. आई होप सो आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा. एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज वी कैन टेक देम ऑन द चैट बॉक्स. एंड हियर आई रेस्ट माय वर्ड्स on both GST and income tax. I hope so I was clear to everyone, and thank you so much all my seniors for giving me this opportunity. Thank you Varnika, आपने बहुत अच्छा कवर किया. You may close your sharing. हाँ जी. Screen share you may close down and thank you so much. और अब मैं क्लोज करने से पहले थोड़ा सा आपके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और कमेंट्स आए हुए हैं, उसके लिए मैं पैनल पे इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले श्री आनंद सिंघल जी को, जो चेयरमैन है लीगल सेल उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के. आनंद सिंघल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and join in. And I will also request Mr. D.K. Gandhi to kindly join in. Yes, sir. You are there? Yes, sir. Yes, sir. Just one second. आनंद सिंघल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं समझता हूँ काफी डिटेल में और मतलब इन लेंथ सभी का जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे हैं या उठ सकते हैं, सभी का प्रयास दोनों ही वक्ताओं ने, विशेषकर मैडम ने तो बहुत अच्छा जो है उसको कवर किया है. और मैं समझता हूँ अगर हम इसके डेप्थ में जाएं तो आई फाउंड लॉट ऑफ नॉलेज, न्यू केसेस, न्यू अप्रोचेस, सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आई हैं. बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी कवरेज थी आपकी. और एक बात मैं इसमें जरूर कहूंगा, थोड़ा सा एक डेथ पे केस जो आपने कहा कि अभी तक कोई मुझे जीएसटी में नहीं मिला, मैं कहूँगा एक ज्योति राज का केस आया था मेरे पास में साइटेशन. मैं एक्चुअली घर पे हूँ रेजिडेंस में, तो वहाँ एक ज्योति राज का केस है जिसमें ये था कि एसएससी जो है वो एक्सपायर कर गया 2018 में. ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली मैं थोड़ा, तो 18 में एक्सपायर कर गया और उसके बाद उसका असेसमेंट जो हुआ वो उन्होंने नल किया, क्योंकि इट वाज ऑन द रिकॉर्ड्स कि वो जो है एक्सपायर कर गया था. ये वहां पर रिकॉर्ड पे उसके पोर्टल पे अवेलेबल था, वो सारी चीजें थी. तो ये एक केस रिपोर्टेड है हाई कोर्ट का कि उसमें असेसमेंट आप उसके डेथ पर पर्सन के नाम से नहीं कर सकते आफ्टर हिज डेथ. तो और भी बहुत सी चीजें हैं. लॉट ऑफ थैंक्स, वेरी वेल, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Thank you so much. Much obliged. I tried you to have cover done that. you have done a lot. ये Thank बड़ी you, sir. मेहनत आपने की है. इसमें मैं कह सकता हूँ समय भी आपको शायद जितना नहीं मिल पाया जितना हम समझते, जितना आवश्यक था, कि तब भी आपने बहुत मेहनत की. नहीं सर, ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए. गांधी अंकल, हमें उम्मीद है अंकल सबकी हेल्प बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा. मेरे खुद के फादर सुनील निगम, बट मतलब रियली सब लोगों ने बहुत हेल्प किया. एंड विदाउट देयर एफर्ट्स आई कैन नॉट डू. हां जी. It is your personal initiative, that is very very important.
ये कोई भी किसी को जो है बोलने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके अंदर है, जो वो सोचता है, वही वो बोल सकता है, जो समझता है। इसलिए कोई कितनी भी मदद क्यों ना कर दे, ये आपका पर्सनल इनिशिएटिव है, जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। लॉट ऑफ बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। गांधी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कमेंट करना चाहेंगे? मैं तो विक्रम जी आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो ये इनिशिएटिव लिया ना कि 2 नए हीरे तलाश के दिए हैं, और आई पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर सर्चिंग दीज 2 youngsters, और they are well versed with the subject. That is very very important, and they are going to prove a very good asset to our association. That's what I can say. Congratulates Varnika, congratulates Piyush ji. Well done, very well done. I was not expecting such a lucid information, but it's very well done. Both. Congratulations to both. I think मेरे पास तो कोई सवाल भी नहीं बचा विक्रम जी आज। चैट बॉक्स में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, शॉर्ट में उनको कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। हाँ, श्योर। प्रभात गुप्ता जी ने चांदपुर से ही इज पुटिंग अ क्वेश्चन कि डेथ की डेट के अंदर से 30 दिन के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल पाता है, तब सक्सेसर कैसे क्लोजर की एप्लीकेशन लगाए? अगर नहीं सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट 30 दिन में नहीं मिल पाया, तो क्लोजर की एप्लीकेशन कैसे लगेगी? कौन बोलना चाहेगा? ऑलवेज हैव द प्ली कि अभी नहीं मिल पाया, अप्लाई कर रखा है, वो तो उसका तो सबूत होगा या उसका भी सबूत नहीं, ये चीजें मैनुअली फाइल होनी है। यू गो टू द प्रॉपर ऑफिसर। अगेन मैंने इनिशियली इस बात को बहुत क्लियर मेंशन करा था कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर द एप्लीकेशन हैज टू बी डन मैनुअली, and you have all the chances of taking the plea that the certificate, that the succession certificate is still pending and you have applied for it. Once the proper officer is satisfied, there won't be any penal provisions on you. ठीक है, थैंक यू। नहीं, उसमें चावला साहब एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है। इट्स नॉट बेसिकली सक्सेशन सर्टिफिकेट, इट इज ए लीगल हेयर सर्टिफिकेट व्हिच इज नॉर्मली नोन एज ए वारसान। वो दैट इज वेरी मच अवेलेबल। सक्सेशन कम्स इन द केस जहां कोर्ट में हमको जाना पड़ता है स्पेसिफिकली किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो आई थिंक वो एप्लीकेशन चली जाएगी, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। दैट्स ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट ठीक है, वैसे क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी निकलता है फिर। हाँ, नहीं वो गांधी जी आपने बात करी वारसान सर्टिफिकेट, इसको वो भी कहते हैं परिवार सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। हाँ, यस। ये इसको यूपी में एसडीएम के यहाँ से इशू होता है। यस, तहसीलदार जो करता है उसको। और ये प्राप्त करना फिर भी काफी आसान है एज कम्पेयर टू सक्सेशन सर्टिफिकेट, जल्दी भी हो जाता है काम। उसमें जितने भी लीगल हेयर पीछे रहते हैं उनकी लिस्ट, फैमिली की लिस्ट आ जाती है। Even I have filed affidavit and which was accepted by the officer that we only 2 are the legal heirs, son and daughter. That was accepted. थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्शन ओपन है यहाँ पे ऑफिसर को। यस। तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद नितिन गर्ग हापुड़ से कह रहे हैं, in the case of death of any partner, it is not necessary that the partnership will end. Existing surviving partners will offer partnership to legal heir of the deceased partner, and partnership will remain continued, and PAN will be the same. Therefore, there will be no new GSTN if any one of the partner dies. इनका ये कमेंट है। Again, you have to inform the first of all the registrar of the in the registrar office that जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी उस केस में एक्स और वाई पार्टनर थे, वाई डाइज, डीड में यू कोट योर पैन नंबर्स एंड देन ओनली योर पार्टनरशिप पैन नंबर इज, तो आपको एटलीस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जीएसटी में अमेंडमेंट डालना पड़ेगा। अमेंडमेंट इन केस ऑफ डेथ इज नॉट पॉसिबल, आपको या तो उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज हाउ मच आई नो, फर्दर बाकी सब सीनियर्स हैं। पीयूष आप कुछ ऐड कर रहे थे इससे? You have to unmute yourself, पीयूष। पीयूष अभी अनम्यूट नहीं हुए आप। इसमें जो प्रोविजन है, इन एनी केस कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज नहीं हो रहा,
बट अगर कोई फर्दर चेंज है, आप उसका नाम अपनी डीड से हटाएंगे, कोई एक्शन होगा बैंक में, उसका नाम चेंज करेंगे, अपने असेसिंग ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, आइदर इन जीएसटी और इन इनकम टैक्स, इन बोथ यू हैव टू। इसमें एक चीज और ऐड करूं चावला साहब, आई थिंक हाँ, ये जो पार्टनरशिप डीड है ये, इट इज सच ए इंटरेस्टिंग थिंग कि जो पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट होती है, तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव रिटन इन द डीड दैट काउंट्स ए लॉट। बहुत सारे केसेस में होता है कि इस बारे में लिखा ही नहीं है कि इन द केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ क्या होएगा, वेदर फॉर्म वो ऑफर भी होगी दूसरे को या नहीं होगी। जब चीजें वो साइलेंट हैं तो देन दैट विल बी ट्रीटेड एज ए साइलेंट, और अगर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वो लीगल हेयर को ऑफर करेंगे और वो उसमें करेंगे, तब वो चीजें पॉसिबल है। और दैट इज पॉसिबल व्हेन यू रीड्राफ्टेड न्यू पार्टनरशिप डीड, और उसके बाद आप जीएसटी में इंटीमेशन देंगे कि ये पार्टनर की डेथ होगी, अदर पार्टनर इज कमिंग, वो यहाँ पे जीएसटी पार्ट ऐसे होगा। और पार्टनरशिप में फर्म रहेगी, अगर 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हुई तब तो रहेगा, बट वेयर द पार्टनरशिप वाज हैविंग ओनली 2 पार्टनर्स और एक की डेथ हो गई, तो देन दैट गोज। So it depends upon circumstances to circumstances in the case of partnership, not a general rule we can say. I'd like to add something here, Gandhi ji. If I am not mistaken, as per the Partnership Act, अगर पार्टनरशिप में किसी भी पार्टी की डेथ होती है तो it will be deemed to be have been dissolved until unless there is a clause to the contrary. बट चावला साहब, टैक्सेशन वालों ने तो पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ा ही नहीं है, वो तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के डील बनाते हुए हैं। Yes, yes, जब से वो मैं तो- प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दे हैव फॉरगॉटन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। Exactly. अगर वो पढ़ेंगे तो सारे केस जो है, मैं कहूंगा कि वो खुल जाएंगे इनकम टैक्स में। नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस। नहीं, वो तो हो ही गया, वो तो आपको पार्टनरशिप डीड फाइल भी नहीं हो रही, जबकि लॉ के अंदर तो प्रोविजन है इनकम टैक्स में यस यस कि डीड फाइल करनी होती है। अब वो तो लॉ चेंज नहीं हुआ और वो फाइल होनी बंद हो गई पार्टनरशिप डीड। एग्जैक्टली। बट जहां तक ध्यान है कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि डेथ के केस में क्या होगा, तो चाहे 2 पार्टनर हो चाहे 10 पार्टनर हो, वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो डिसॉल्व हो जाएगी। यस वेरी तो क्लियर। अगर वो जो आपको दूसरे को ऑफर करना है, कुछ करना है, कंटिन्यूड रखनी है बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स भी, तो भी उसका स्पेसिफिक क्लॉज होना जरूरी है। क्यों सिंगल साहब? ये What टैक्स is- प्लानिंग वालों Yes, yes, very correct. ये टैक्स Very, प्लानिंग very वाले correct. जो थे ना, इनकम टैक्स वाले, उन्होंने डिवाइस करा है पार्टनरशिप डीड को, बाकी नहीं है ये लॉ में कहीं पे। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। आजकल लीगल एलएलपीज का कॉन्सेप्ट है, लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप का। वहां आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन दैट केस वेयर द डेथ ऑफ द पार्टनर, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अल्टीमेटली आइदर a new MAU has to be put in the ROC record कि हमने जो चेंज किया इस पार्टनर की डेथ के बाद, वो रिकॉर्ड पे आपको देना पड़ता है। ठीक है भाई विक्रम जी। जी, पार्टनरशिप LLPs। विक्रम जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए सर। प्रभात गुप्ता जी चांदपुर जो है, बड़ी हाँ। देर से हैंड रेस किए हुए हैं। तो आइए प्रभात जी, आइए अपनी बात कहिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। प्रभात जी, सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, हाँ। वीडियो भी ऑन कीजिए अपना। नमस्कार बताइए। वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ सर। मेरा कहना ये था, अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात चल रही थी, 13 दिन में 13 निपटती है सोल प्रोप्राइटर की। उसके बाद उसको जो है और भी काम करने होते हैं, तो वो विदिन 30 डेज अप्लाई नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज जो आपने बताया कि पारिवारिक सर्टिफिकेट तहसील से मिल जाता है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो इजीली मिल जाता है, लेकिन एक्ट में सक्सेसर लिखा हुआ है, ना कि फैमिली मेंबर। ये केस मेरे सामने आया है, मैंने तो वैसे ही डेथ सर्टिफिकेट लगा कर उसको फर्म को क्लोज किया। मैंने कम से कम फर्म तो क्लोज हो गया ना। हाँ, फर्म तो क्लोज हो गई। बस जीएसटी इसी का नाम है सर। लेकिन आईडीजी ट्रांसफर नहीं कर पाया अभी तक, उसमें स्टॉक तो नहीं हो गया था, क्यों? क्योंकि सक्सेसर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिल पाया। अरे बिना सक्सेशन के हो जाएगा भाई साहब। हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप करो तो सही। बस जब आपका आशीर्वाद है तो हो जाएगा। वो भी अरे वो तो- ट्रांसफर होगा। प्रभात जी, मैं आपको बता दूं, प्रभात जी, वो भी जी। ट्रांसफर होगा। ठीक है सर। प्रभात जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे वो मैं, जी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है हर केस में आवश्यक नहीं है। इवन बैंक वगैरह में भी आरबीआई का सर्कुलर है कि जी। अगर पैसा 2 लाख रुपए से कम इन्वॉल्व है
जी तो विदाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको मैनेजर को पावर है, उसको ट्रांसफर कर सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह इन से केस ऑफ अबाउट 2 लाख उसमें जरूरत है, उसमें एक श्योरिटी और इंडेमनिटी बॉन्ड का प्रोविजन किया गया है। अच्छा सर, दो- मैंने इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में अपने डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस भी किया था। अगर आप इंडेमनिटी बॉन्ड लगाएंगे, इन दैट केस एज वेल आपको वो चीज मिल सकती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैनुअल है। अगेन, हम सब प्रैक्टिशनर्स हैं, हमें पता है जो चीज मैनुअल है वो हो सकती है। ओके और ऑफिसर आप करवा सकते हैं, और आप Good करवा idea. सकते हैं जो उसको। ऑनलाइन Good idea. वही परेशान है कि ऑफिसर भाई कैसे करें। ऑफिसर को डिस्क्रिशन इसीलिए दिया गया है कि ही में एग्जामिनेट कि जा रहा है बिजनेस। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात क्या है कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब उसका बेटा या बेटी जो आ रहा है, इमीडिएटली यू आर श्योर अबाउट योर रेवेन्यू, आप उसको इमीडिएटली वो कर देता है, फिर वो आईटीसी ट्रांसफर करता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो इस टाइम और नहीं है। आनंद जी, आप कुछ लास्ट में ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी मूव टू द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स? No, I think everything has been done in very एक gracious घंटे का manner. सेशन 2.5 घंटे का हो गया है विक्रम जी। नहीं भाई साहब, हाँ ये जी, समय मत लग याद रहा था कि दिलाइए सबसे जिस छोटा समय टॉपिक है, लग रहा था सबसे छोटा टॉपिक नो है। नो नो वेरी नॉट गुड। एट ऑल। ये तो अब तो बदल गई होगी धारणा आपकी। नहीं, मेरी तो अब धारणा तो बदल आपकी ही गई है। ये मैंने तो इनके इसीलिए कमाल है। पिछले एक सवाल के बारे में ही कहा था कि इसमें सेशन रख लो, इसीलिए तो कहा था। हाँ, वो एक सेशन करते फुल फ्लेजेड सेशन हो गया। बिल्कुल अभी वर्णिका थोड़ी सी कंसर्न हो रहे थे, दोनों डिस्कशन चल रहा था मेरे से कि हमारे पॉइंट से ओवरलैप तो नहीं हो जाएंगे दोनों स्पीकर के बीच में, बट इंस्पायर्ड कॉमन पॉइंट जरूर थे, बट देयर वाज नो ओवरलैपिंग। कि दोनों स्कोप इतना ज्यादा है, दोनों में इतना ज्यादा स्कोप है। अभी तो अगर अब हम चाहें तो अभी 1-2 घंटे और बात कर सकते हैं सक्सेशन इनहेरिटेंस पे। देयर इज नो एंड टू इट। टैक्स इज कंफ्यूजिंग, जितना चाहे उतनी बहस कर लें। एक चलते लास्ट क्वेश्चन आया विपिन गुप्ता आजमगढ़ से। So what about closing stock of old entity? डिटेल में बता तो चुके, लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक लाइन में कोई बताना चाहेगा? What about closing stock of old entity? सर, क्लोजिंग स्टॉक आप डिक्लेयर कर लें, उस क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने उसमें। अगेन, मैंने ये बात डिक्लेयर करी थी अपनी उसमें भी कि आप क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर करें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। जिस टाइम आप ITC 02 फाइल करते हैं, जो मैंने मेंशन किया था, which refers to transfer of liabilities along with the assets. सिर्फ assets लेते हैं, that is a taxable event. लेकिन अगर आप liabilities के साथ assets लेते हैं, that is again easily transferable and non-taxable. I hope so I'm clear, sir. Yes, you are very clear. Thank you. मेरे ख्याल से अब मीटिंग को काफी समय हो गया है, 2 घंटे से ऊपर हो गया है, तो मैं लॉकडाउन भी चल रहा है अभी। अरे 9 बजे का हो गया आज। बाहर है। नहीं, 9 बजे का हो गया आज से। आज से कहाँ हो गया? 21 तारीख से है। आज से हो गया 9 बजे का। आज से हो गया। आप बाहर जाके मिठाई तो लेके आओ। अच्छा सर। प्रभात जी आपको कौन सी दिक्कत है? आपने सामने आपका मकान है, चैम्बर है। अच्छा, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सौरभ सिंह गहलोत जी से कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव दें। सौरभ जी प्लीज। हेलो, हाँ जी, आवाज आई? बिल्कुल क्लियर सर। यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के सौजन्य से स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा मेमोरियल लेक्चर श्रृंखला में युवा वक्ता श्री पीयूष कमल एवं श्रीमती वर्णिका निगम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इन दोनों युवाओं ने विधिक की जो समा बांधी है, उसमें उन्होंने सक्सेशन बिल, GST और आयकर अधिनियम को में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विषय में सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया।
निश्चय की, जो काफी ज्ञानवर्धक था। मैं दोनों युवा अधिवक्ताओं का पूर्णतः स्वागत करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं, इनका धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में प्रांतीय संघ के सानिध्य में रहेंगे और हम लोगों को मौके मौके पर हम लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अध्यक्ष जी, अगर आज्ञा हो तो फिर आज मीटिंग का समापन किया जाएगी या कोई अनाउंसमेंट? एकदम समाप्त किया जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सादर नमस्कार सभी।